एनटीपीसी CBT 1 का कल 14 जनवरी शाम से ही रिजल्ट देना स्टार्ट किया है और लगातार स्टूडेंट से बातें भी हो रही है, कॉल आ रहा है और यूट्यूब पर जो वीडियो बनाए हैं उस पर कमेंट भी हम लगातार देख रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। हालांकि अभी लगभग 7 8 9 बोर्ड लगभग ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी देना बाकी ही है, लेकिन एक आइडिया तो आ ही गया है कि आगे आने वाले जिस बोर्ड का रिजल्ट आना है वहाँ पर भी क्या स्थिति होना है। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने इतने हाई कट ऑफ में भी अपना रिजल्ट लाया। निश्चित रूप से आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा होगा, लेकिन उन बच्चों का जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से परेशानी रहा है कि आखिर रिजल्ट का इतना अधिक कट ऑफ क्यों गया है इस बार के रिजल्ट का। क्या इसमें स्टूडेंट की कमी रही या कहीं ना कहीं बोर्ड का शिकार हुए ये बच्चे, बोर्ड की नीति या रणनीति या जो बोर्ड के इस तरीके का पैटर्न, नए पैटर्न को इस तरीके से बना करके रिजल्ट दिया गया, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से स्टूडेंट इसके शिकार हुए हैं। तो इस वीडियो में हम कई बातों पर चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ एक प्रश्न जो चर्चा करने वाले हैं हम एक बार रख देना चाहते हैं और फिर उस पर हम डिटेल में आएंगे। पहला तो है कि इसका इतना हाई कट ऑफ क्यों, क्या इसका विरोध होना चाहिए, क्या इसका डिजिटल प्रोटेस्ट होना चाहिए क्या। तो अगर आपकी सहमति बनेगी, अगर टीचर लोगों के आपस में सहमति बनेगी, तो आज रात में 10 बजे जूम पर हमारी कोशिश है कि एक मीटिंग हम रखें। इंडिया के जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, यूट्यूबर हैं, जैसा कि पिछले बार जिस तरीके से शुरुआत हुआ था, अगर सबकी आपस में सहमति बनी तो इस पर विचार किया जाएगा कि आखिर परेशानी कहाँ पर है और क्या इस परेशानी का निदान संभव है क्या, पहला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आता है कि जिस पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा सीटिंग टफ रहा और जो टफ, मॉडरेट या इजी सीटिंग रहा, लगभग अभी जो बच्चों से बातचीत करने के बाद पता चला कितने मार्क्स की बढ़ोतरी हुई है अलग अलग। इसके बाद स्टूडेंट्स के लिए सजेशंस, जिनका रिजल्ट हुआ और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, दोनों के लिए कुछ। इसके अलावा +2 वाले बच्चे लेवल 2 में मुश्किल से कितना % लगभग हैं और इस तरीके से लेवल वाइज रिजल्ट देने के कारण कितना उनको हानि का सामना करना पड़ा, कितना हानि हुआ। इसके बाद अगर एक लेवल में अगर ज़्यादा पोस्ट है और सिर्फ हम उसमें किसी खास पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो उसका एग्ज़ाम की स्थिति क्या रहेगी और CBT 2 के बाद रिजल्ट पर उसका क्या प्रभाव पड़ना है। तो कई सारे बातें हैं जिस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना है कि इतना हाई कट ऑफ के पीछे सबसे बड़ा रीजन तो आपको भी पता है कि लेवल बाय लेवल जो रिजल्ट दिया गया है, तो 7 लाख प्लस जो रिजल्ट दिया जाना था उतना रिजल्ट दिया गया निसंदेह, लेकिन उस 7 लाख में आप देखेंगे कि एक ही बच्चे 2 लेवल में क्वालिफाई किए हैं, 3 लेवल में क्वालिफाई किए हैं, 4 लेवल में क्वालिफाई किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक बच्चे अगर 4 लेवल में क्वालिफाई किए हैं तो 3 सीट तो यहीं पर आपका मार खा गया है। और अगर ओवरऑल देखेंगे तो हमारा जो अपना अनुमान है कि 2 से 2.5 लाख बच्चे ही कंप्लीट 7.5 लाख रिजल्ट में शामिल हैं। तो निश्चित रूप से उन बच्चों के साथ जिनका कि कट ऑफ थोड़ा सा भी अगर नीचे जाता तो वो इस रेंज में आ जाते, तो न्याय नहीं हुआ है उन बच्चों के साथ। इसके बाद कि जो कट ऑफ विभिन्न टीचर के द्वारा आपको बताए गए थे, जैसा हम भी आपको बताए थे कि 55 से लेकर के 65 का दायरा आपका हो सकता है और कट ऑफ बहुत बातों पर निर्भर करेगी, इसलिए इतना बड़ा आपका दायरा है। कट ऑफ इस बात पर निर्भर करेगी कि सबसे पहले कि आपने बोर्ड कौन सा सेलेक्ट किया है, उस बोर्ड में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हो रहे हैं, आपका कौन सा कैटेगरी है और क्या आपके सीटिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका लेवल क्या है। इन सारे मानकों को देख करके ही आपका कट ऑफ अंततः तय होता है। तो अगर लेवल वाइज कट ऑफ नहीं दिया जाता तो जितना रेंज हम बताए थे तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस रेंज में आपका रिजल्ट होता कि नहीं होता।
बहुत सारे बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि टीचर का भी विरोध कर रहे हैं इस बात को लेकर कि आपने ये कट ऑफ बताया था और ये इसका परिणाम इस तरीके से आया। लेकिन आपको ये बात समझना चाहिए कि ये कोई नहीं जानता था कि कट ऑफ में इस तरीके से लेवल वाइज रिजल्ट अभी ही दे दिया जाएगा। तो सबको लग रहा था कि मेंस के वक्त ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन अभी ही रिजल्ट इस तरीके से कर दिया जाएगा। कितने टीचर को इसका अनुमान था, कितने बच्चों को इसका अनुमान था? तो अगर ऐसा नहीं होता तो आपका उस रेंज में रिजल्ट आ जाता। दूसरी बात ये भी आपको समझना है कि कैसे आपके साथ धोखा हुआ है। तो जैसे यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि सिर्फ आईएएस ही पोस्ट नहीं होता है। आईएएस है, आईपीएस का है, आईआरएस का है, कई सारे पोस्ट वहाँ पर भी होते हैं। वहाँ पर भी पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो वहाँ पर आप लेवल बाय लेवल क्यों नहीं शुरू से ही रिजल्ट देते हैं? पहली बात, स्टेट लेवल की जितने भी पीसीएस है वहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं। बिहार एसएससी है, कई सारे पोस्ट का एक साथ वैकेंसी आता है, वहां पर शुरू में क्यों नहीं कर दिया जाता है? तो ये प्रयोग आपका रेलवे से ही स्टार्ट क्यों, रेलवे में ही आपने ऐसा किया क्यों किया, और इससे आपको फायदा क्या हो गया? जब सीबीटी 2 में फिर अलग अलग लेवल में बच्चों को बैठाएंगे ही, तो इससे बेनिफिट क्या हुआ और उससे घाटा क्या था? कि जैसे पहले जो एग्जाम जिस तरीके से कंडक्ट होती थी कि आपका ओवरऑल रिजल्ट दे दिया जाता था और उसके बाद पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस पहले से आपका दिया हुआ रहता था, तो जैसा मार्क्स आपका आता था उसके हिसाब से आपका पोस्ट होल्ड होता था, आपको पोस्ट मिलता था। इसमें परेशानी कहां पर थी? और दूसरा ये भी चीज आप देख सकते हैं, इससे पहले रेलवे जेई का एग्जाम हुआ, तो रेलवे जेई में भी सेम बातें थी, वहां पर भी रेलवे जेई में। लेकिन रेलवे जेई में क्या हुआ कि जितना टाइम्स रिजल्ट वहां पर देना था उतना टाइम्स वहां पर रिजल्ट आपका दिया गया। जितने बच्चों का रिजल्ट आना था तो इंडिविजुअल उतने बच्चों का रिजल्ट वहां पर आया। लेकिन वहां पर भी हुआ कि शुरू में ही यह बता दिया गया कि आप 2 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं, सीबीटी 1 के वक्त ही आप 3 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं, आप 5 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं। और जब जेई में भी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ तो आपका सीबीटी 2 में रेलवे जेई में जितना मार्क्स आया, चाहे मैक्सिमम मार्क्स ही आपको क्यों नहीं आ गया, जिस 2 पोस्ट के लिए आपको सीबीटी 1 के वक्त क्वालिफाई किया गया था उसी में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो बातें तो वही हुई, यहां आपने नया प्रयोग कर दिया कि शुरू में ही आपने लेवल बाय लेवल रिजल्ट दे करके बच्चों को गुमराह किया। आपने मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट नहीं हो पाया और मैक्सिमम बच्चे इसके शिकार हुए। तो खैर ये जो भी बातें हुई, तो हम आगे देखेंगे कि हमारे तरफ से, हमारे टीचर लोगों के एंड से क्या इसके लिए कोशिश हो सकती है और उस कोशिश का क्या परिणाम निकल करके सामने आ सकता है। बोर्ड तो आपको ये एक्सक्यूज, हमको लगता है कि अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो ये एक्सक्यूज देने का कोशिश करेगा कि हमने नोटिफिकेशन के वक्त ही तय कर दिया गया था कि लेवल बाय लेवल हम एग्जाम लेंगे, लेवल बाय लेवल रिजल्ट देंगे। ये चीज एक्सक्यूज हो सकता है, लेकिन ये कहाँ तक उचित है आपका? इसलिए प्रोटेस्ट तो मेरे ख्याल से होना ही चाहिए। और चूंकि अभी 5 स्टेट में इलेक्शन है, अगर आप जम करके सारे बच्चों का साथ मिला और सारे टीचरों में एकजुटता रही तो निसंदेह जिस तरीके से पिछले प्रोटेस्ट का आपको रिजल्ट देखने को मिला था, अच्छे परिणाम देखने को मिला था, तो इसका भी अच्छे परिणाम देखने को आपको मिल सकता है। और नहीं तो 5 स्टेट का इलेक्शन कहीं ना कहीं इतने बड़ी बच्चों की संख्या है तो कुछ ना कुछ प्रभावित करेगा ही करेगा, ये बात आप मान करके चलिए। नेक्स्ट हम ये कहना चाहते हैं, एक जो अगला प्रश्न था कि जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है अब आगे क्या? तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जिन बच्चों का रिजल्ट हो चुका है या जिन बच्चों का 8-9 बोर्ड का रिजल्ट आना बाकी है, अगर उनका रिजल्ट हो जाता है तो सीबीटी 2 में एकदम जम करके मेहनत में अभी से लग जाना चाहिए। प्रोटेस्ट वगैरह तो जहां तक होगा होगा और जहां जरूरत पड़ेगा आप सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको अपनी तैयारी में आपके तरफ से कमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पूरा दिन रात एक कर दें और कोशिश करें कि आप अधिक से अधिक मेहनत करके इसको फाइनल रिजल्ट में आप कन्वर्ट करने का। और निश्चित रूप से जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है सीबीटी 2 में कंपटीशन निसंदेह वहां पर 1/3 आपका कम गया है, इसलिए ये फायदा आपको उठाने का प्रयास करना चाहिए। और जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हो पाया उन बच्चों से रिक्वेस्ट मेरे तरफ से ये रहेगा कि बहुत ज़्यादा अभी फ्रस्ट्रेट होने का समय नहीं है, बल्कि पूरा अपने एनर्जी को स्टोर करके आगे आपका ग्रुप डी का एग्जाम है,
और 1,03,000 से ज़्यादा वहाँ पर वैकेंसी है, तो पूरा अपना एफर्ट उस एग्जाम के लिए आपको लगा देना है। और उसका रिजल्ट अंतिम रूप से कैसे आपका फाइनल हो, वहाँ पर अंतिम रूप से आप कैसे चयनित हो, उसके लिए आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। और अपना मेहनत 1 से 4 गुना आपको बढ़ा देना है कि किसी भी सूरत में इस बार रिजल्ट हम नहीं मिस करेंगे। जो अभी हमको कमियां अभी रह गई जिसके कारण हमारा रिजल्ट नहीं हो सका, ये कमी हम दोबारा से नहीं दोहराएंगे। हमारा फाइनल सिलेक्शन होना ही चाहिए। उसके लिए 10 घंटा पढ़ना पड़े, 15 घंटा पढ़ना पड़े, हम मेहनत करेंगे और रिजल्ट में कन्वर्ट करके रहेंगे। और जरूरत अगर डिजिटल प्रोटेस्ट की रहेगी तो उस समय आपको सहयोग उस समय आपको करना है। बाकी टाइम इसी में अपना दिमाग को उलझाए नहीं रखना है, ये बात आपको मानना है। तीसरा क्वेश्चन ये था कि ये अभी आपको पता नहीं चलेगा कि जिस लेवल में आप क्वालिफाई किए हैं, अगर उस लेवल में 1 से ज्यादा पोस्ट है तो क्या चारों पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं? ये 2-4-5 घंटे में जब आपका पूरा स्कोर दे दिया जाएगा पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन, तब जाके पता चलेगा कि उस कैटेगरी के कितने पोस्ट को आप क्वालिफाई किए। और ये बात आप मान लीजिए, अगर किसी खास कैटेगरी में अगर किसी खास लेवल में अगर 5-4 अलग अलग पोस्ट है, तो अगर किसी 2 पोस्ट के लिए ही आप क्वालिफाई किए हैं, तो जब उसका CBT 2 में आप बैठेंगे तो उस लेवल का एग्जाम में तो आपको बैठना ही बैठना है। और जब फाइनल सिलेक्शन उस पोस्ट के लिए होगा, उस लेवल के उस पोस्ट में देखा जाएगा, तो जिस पोस्ट के लिए आप उस लेवल में क्वालिफाई किए हैं, तो फाइनल सिलेक्शन भी उसी पोस्ट के लिए होगा, ना कि जिस पोस्ट में आप डिस्क्वालीफाई किए हैं वो उसमें आपका काउंट नहीं होगा। अगर आप 1 से अधिक लेवल में क्वालिफाई किए हैं तो 1 से अधिक एग्जाम में आपको बैठना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है, अब +2 वाले बच्चे लेवल 2 का एग्जाम दिए थे, तो उसमें इस लेवल बाय लेवल रिजल्ट में सबसे ज्यादा प्रभावित वही बच्चे हुए हैं। 15 से 20% ही हमको लगता है, जो अभी तक हम बच्चों से बात करके अनुमान लगा रहे हैं, 15 से 20% ही +2 वाले बच्चे पास किए होंगे। बाकी बच्चे जो ग्रेजुएट लेवल के बच्चे भी थे, जो अपना ऑप्शन में उस लेवल को रखे थे, उस पोस्ट को रखे थे, मैक्सिमम 80% सीट वही बच्चे उसमें भी ले गए हैं। उसी बच्चे का रिजल्ट वहां पर भी है, तो एक घाटा उन बच्चों के साथ भी हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो आपका रॉ स्कोर रहा है, उस रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग जो हमने बहुत सारे बच्चों से अभी बात किया है, तो कौन सा सिटिंग आपका सबसे ज्यादा टफ रहा है और उस टफ सिटिंग में कितना मैक्सिमम फ्लक्चुएशन हुआ है, उसके बाद मॉडरेट सिटिंग में कितना आपका रॉ स्कोर बढ़ पाया है और इजी सिटिंग में कितना बढ़ पाया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर देना चाहते हैं। अभी जो हमारा अनुमान रहा बच्चों के साथ बात करके, तो अभी तक के अकॉर्डिंग जो टफ सिटिंग रहा आपका, 22 जनवरी का सेकेंड सिटिंग आपका टफ रहा है, 2 फरवरी का फर्स्ट सिटिंग टफ रहा है, 11 मार्च का सेकेंड सिटिंग टफ रहा है, 12 मार्च का फर्स्ट सिटिंग टफ रहा है, 26 जुलाई का सेकेंड सिटिंग टफ रहा है और 4 फरवरी का फर्स्ट सिटिंग टफ रहा है। तो टफ सिटिंग में मैक्सिमम अभी जो हमको देखने को मिला है 17 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक बढ़ा है बच्चों का टफ सिटिंग में। और इन सब सिटिंग का जिनका हम नाम लिए हैं उसकी बात कर रहे हैं। 16 से लेकर 24 मार्च तक का आप दायरा बना सकते हैं। मॉडरेट सिटिंग में 12 से लेकर के 16 मार्च तक बच्चों का बढ़ा है और इजी सिटिंग में 0 से लेकर के 5-7 मार्च तक बच्चों का बढ़ा है। इसलिए कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका रॉ स्कोर 65, 66, 67, 68 है, लेकिन किसी भी लेवल में उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो ये फ्लक्चुएशन के कारण ही ऐसा हुआ है। सीधा सा उदाहरण अगर आरआरबी मुजफ्फरपुर का भी अगर आप देखें तो वहां पर आप पाएंगे कि एक टाइपिंग वाले पोस्ट का जो हमने रिजल्ट देखा SC कैटेगरी में, उसका 36.5
मात्र कट ऑफ था, 36.5 कट ऑफ। वो भी 36.5 क्या होगा, तो वो आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा। आप देखिएगा आरआरबी मुजफ्फरपुर खोल करके, और आरआरबी मुजफ्फरपुर में ही स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए जनरल कैंडिडेट का 86.5 कट ऑफ रहा है। अब समझ लीजिए कि एक ही बोर्ड में 36.5 से लेके 86.5 यानी 50 मार्क्स का आपका अंतर रहा है, 50 मार्क्स का अंतर रहा है। बेंगलोर बोर्ड में आप देखें 94 कट ऑफ चला गया है। तो ये सब फ्लक्चुएशन देखने को आपको मिला है। तो ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद ही था कि सारा डिटेल इस पर परिचर्चा करना। फिर भी इतना बताने के बावजूद अगर कोई तरह का कंफ्यूजन आपका रह गया है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करेंगे और हम आपके कंफ्यूजन का दोबारा से वीडियो बना के दूर करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात यह भी है कि जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है लगातार प्रैक्टिस में लग जाएं, सेट वगैरह बनाएं। द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके आपको CBT 2 का टेस्ट मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का एक स्पेशल बैच मंडे से आ रहा है। तो छोटा छोटा चीज करके या खुद से ही अपना सेट लगातार आप बनाते रहें, लेकिन पूरा एफर्ट लगा देना है। और ग्रुप डी बच्चों के लिए भी ये चीज लागू होता है, वो भी ढेर सारा इस तरह का प्रैक्टिस के लिए है और अपने से भी लगातार प्रैक्टिस करें। जैसे भी हो रिजल्ट निश्चित रूप से आप कन्वर्ट करने का प्रयास करें। और अगर जिन बच्चों का रिजल्ट मिस हुआ है, अगर चाहें तो आगे ड्राइवर टेक्नीशियन का वैकेंसी वगैरह संभावित है, मार्च में दे, अप्रैल में दे, जून में दे, जुलाई में दे, जब दे उसका वैकेंसी टेक्निकल विंग का आपका आते रहेगा। और ITI वगैरह भी अगर संभव है, भीड़ से अगर बचना चाहते हैं तो आप इस बीच में कोशिश करें ITI कर लेने का। अभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बहुत सारे कॉलेजेज ITI कॉलेज वाले, चूंकि इस कोरोना के कारण बहुत जगह सीट खाली रह गया है, तो वो मिनिमम फी में ITI करा रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिशियन के लिए 18,500 फी ले रहे हैं, 1 साल वाले के लिए 12,500 ही फी ले रहे हैं। 21 से 23 सेशन का 6-7 महीना तो ऐसे ही बच जाना है। 1 साल वाले का मार्च अप्रैल में एग्जाम होना था, कोरोना कारण बढ़ाएगा अभी तो 1-2 महीना बढ़ा सकता है। 2 साल वाले का आपका 21 से 23 में 6 महीना ऐसे ही बचत हो जाएगा। तो आपको देख लेना है, जल्दी जॉब पाने के लिए थोड़ा सा भीड़ से भी आपको हटने का प्रयास करना है। और चूंकि कट ऑफ ड्राइवर टेक्नीशियन का बनस्पत कम जाता है, तो जहां से भी संभव हो ITI वगैरह भी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा राहत भविष्य में आपको हो सकता है। इस बात पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए, वैसे ITI में एडमिशन का आज लास्ट डेट था शाम तक, लेकिन हमको लगता है कि 15 दिन डेट बढ़ाने की संभावना बन रही है कोरोना के कारण, मे भी कि 15 दिन बढ़ा भी देगा, देख लेना है। लेकिन जो भी वीडियो बनाए हैं आप देख लीजिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन आपका रह गया होगा तो आगे दूसरे वीडियो में फिर से हम आप लोग के साथ जुड़ेंगे और लगातार इस तरह का प्रश्न के साथ आपके पास आएंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए।